आरएसएस का नाम ही भ्रष्टाचार देशद्रोह है। नेहरू जी से अगर कोई गलती हुई है ना, जिसको राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए, तो सबसे बड़ी गलती जो माफी लायक नहीं है, जिसकी माफी जितनी मांगी जाए वो कम है, वो था आरएसएस के ऊपर से बैन वापस लेना। आरएसएस जितनी ताकतवर हुई है पिछले 12 साल में, देश का बेड़ा गर्क उतना ही हुआ है ना। और क्या सबूत चाहिए बताओ आप? आरएसएस एक भ्रष्टाचारी, एक देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सीधी मांग है, जैसे ही कोई अच्छी सरकार आएगी इस पे बैन करेगी। मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी सुरक्षित रहें। इस्तीफे से काम नहीं होगा, मुकदमे चलेंगे। जो देश का नुकसान किया है, जो चोरी भ्रष्टाचार किए हैं, वो सब पैसे वापस लाए जाएंगे। आरएसएस के पूरी दुनिया के ऑफिसों को नेशनलाइज करके उनमें जो पैसा खर्च हुआ है वो वापस देश को लाके हमारे देश के नौजवानों के हवाले किया जाए। मोदी जी को ज्यादा समझ तो है नहीं, एक उनका वो बना रखा है भोकाल, बेवकूफी का विश्व गुरु है वो, उसमें कोई शक नहीं। अगर कोई मूर्खता का विश्व गुरु है तो मोदी जी है। और वो दुख की बात यह है कि वो भारतीय होने के बाद इतने बड़े मूर्ख हैं। मोदी जी को हर चीज माफ है। गलती तो हम लोगों की है ना, हमने उन्हें आज तक उस पद पे बैठे रहने दिया जिस पद पे बैठ के वो इजराइल जैसे देश को, जो कि अभी अपने आप में एक लीगल देश भी नहीं है, फादरलैंड बता रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब घटिया तरीन बात, मतलब इससे ज्यादा निंदनीय बात दुनिया में कुछ हो सकती है कि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री, भले ही वो ईवीएम के माध्यम से बैठ गए प्रधानमंत्री के पद पे, बैठ के कुछ तो मतलब सभ्रांता आ जाती, कुछ तो समझदारी आ जाती, कुछ तो इज्जत आ जाती। आरएसएस का नाम ही भ्रष्टाचार देशद्रोह है। और राहुल गांधी जी फिर भटक गए, फिर आरएसएस में अच्छाई ढूंढने लगे। स्लीपर सेल्स राहुल गांधी जी को कुछ नहीं करने देंगे। अब ये बताने लगे, मतलब मुझे तो हैरानी होती है, कौन किसके बहकावे में राहुल गांधी जी समझदार व्यक्ति हैं भी या नहीं है, मुझे इस बार पे भी अब पहली बार शक होने लगा। इतना कैटेगोरिकली बोल के कि आरएसएस को इस देश से बाहर निकालना है। अब वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस के जो लोग थे वो अच्छे लोग थे, जो मतलब वो जो सोनकर थे, जो लोहार थे, जो दुकानदार थे, वो सब आरएसएस के लोग थे। आरएसएस के लोग भी आरएसएस से नाराज हो गए, ये मतलब नाराज हो गए। ये एक आरएसएस को जस्टिफाई करने का रास्ता जो दे रहे हैं राहुल जी, इसकी हम निंदा करते हैं साफ शब्दों में। आरएसएस पहले दिन से और आज तक पहले दिन से देशद्रोह के लिए ही कार्य कर रही है, और वो ही आज वो भी कर रही है, आज भी वही कर रही है। और नेहरू जी से अगर कोई गलती हुई है ना, जिसको राहुल जी को माफी मांगनी चाहिए, तो सबसे बड़ी गलती, बहुत सारी और भी गलतियां हुई होंगी, मैं उनमें नहीं जाना चाहता, हर व्यक्ति से गलतियां होती हैं, लेकिन एक गलती जो माफी लायक नहीं है, जिसकी माफी जितनी मांगी जाए वो कम है, वो था आरएसएस के ऊपर से बैन वापस लेना। और ये राहुल जी को इसकी माफी मांगनी चाहिए, अगर माफी मांगनी है किसी चीज की। तो बाकी सब चीजें तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आरएसएस जितनी ताकतवर हुई है पिछले 12 साल में, देश का बेड़ा गर्क उतना ही हुआ है ना। और क्या सबूत चाहिए बताओ आप? आरएसएस के बारे में कोई भी अच्छी बात करना आरएसएस के साथ जो संलिप्तता का सबसे बड़ा सबूत होता है। आरएसएस के पास कुछ अच्छा नहीं है, और जो दूर दूर के भ्रष्टाचारी बेईमान लोग होते हैं ना, आरएसएस उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। जैसे हमारे दूसरे अभी टीएमसी के बहुत सारे लोग चले गए ना, ये सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है। जितना कूड़ा कचरा होगा ना, सब आरएसएस अपनी तरफ खींच लेती है, क्योंकि उसी से उनकी ताकत है। खड़गे सामने सबूत वो कागज मांगे हैं आरएसएस के कि आप 100 साल से संगठन चला रहे हैं, अपना कागज दिखाइए, रजिस्ट्रेशन दिखाइए। अब कागज मांग से क्या होता है? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं तो बोल रहा हूँ ना, नेहरू जी ने जो सबसे बड़ी गलती की है उसकी माफी मांगे ना खड़गे जी भी, कि आरएसएस के ऊपर से बैन क्यों हटाया था। देखिए, हमें कड़वी बातें करना शुरू करना पड़ेगा, जब ही देश की दिशा और दशा ठीक होगी। अब राहुल जी के बारे में खड़गे जी बताएंगे कि क्या बोल रहे हैं वो, कि आरएसएस के अंदर भी अच्छे आदमी होते हैं। ये कौन सा तरीका है? कोई भी, कौन से हमारे ओबीसी के लोग कभी आरएसएस में थे बताओ आप? कुछ मुट्ठी भर लोग जो इनके पेड लोग होते हैं, वो एक ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। 2 सीटें आई थी 84 में इनकी, वो भी पता नहीं किस तरीके से आई थी। कांग्रेस ने जीती। वो अभी भी तो 2014 में अहमद पटेल साहब ने तो इलेक्शन जिताया मोदी जी को ईवीएम के जरिए, वरना कौन सा जीत रहे थे। इन सब चीजों के बारे में तो अभी इन्वेस्टिगेशन होनी बाकी है ना। ये सब चीजें अभी इन्वेस्टिगेट होनी है कि आरएसएस कौन सा इलेक्शन अपना ईमानदारी से जीती है। ईवीएम की बात छोड़ देते हैं हम, चलो ईवीएम की बात भी छोड़ देते हैं। जैसे ही व्यक्ति कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ लें, राहुल जी पढ़ लें तो अच्छा रहेगा उनके लिए। किसी स्लीपर सेल की बात ना सुना करें। सारे देश की दिशा को वो मिसडायरेक्ट करते हैं कई बार, इतने अच्छे काम करके सारा जो एकदम से डायरेक्शन लेस कर देते हैं ना कंट्री को, वो ये उनको जिम्मेदारी से बोलनी पड़ेंगी चीजें। ये हमारा जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन लॉ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ध्यान से पढ़ें। अगर कोई बात इस तरह की करता है जो कम्युनल है, अगर कोई झूठे वादे करता है तो वो झूठा इलेक्शन हो जाता है। वो इलेक्शन, जैसे मैंने अभी अपने बारे में भी बोला, अगर मैं ये वादे नहीं निभाऊंगा तो मुझे उस पद से हट जाना पड़ रहा है। आप मुझे ये बता दें कि आरएसएस और बीजेपी कौन सा ऐसा इलेक्शन है जो देश में संप्रदाय
सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो भड़काए बगैर जीते हैं, अगर हम ईवीएम को भूल भी जाएं? बता दीजिए मुझे। 100 साल में किसी ने कागज नहीं मांगे, 100 साल में कई सरकार आई, कई सरकार गई, पहली बार ये मुद्दा उठा है सर देश में। कागज मांगने से क्या होगा? जेल भेजना, कागज से क्या होगा? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। कागज मांग के क्या हो जाएगा? ये मतलब ये एक जनता को जो आज आंदोलन का माहौल बन रहा है ना, उसको शांत करने जैसी बात है। कागज क्या होता है? आरएसएस एक भ्रष्टाचारी, एक देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन है। सीधी सीधी मांग है, जैसे ही कोई अच्छी सरकार आएगी इस पे बैन करेगी। बीजेपी के 550 के करीब जो महल हर डिस्ट्रिक्ट में बने हुए वो नेशनलाइज होंगे। बच्चों के लिए वहां पे ये जेन अल्फा के लिए और जेन जी के लिए वहां पे वो हॉस्टल्स बनेंगे और वहां पे लाइब्रेरीज बनेंगी। आरएसएस के लाखों ऑफिस हैं पूरे देश में, वहां पे यही बच्चों को दे दिए जाएंगे ना सब, वो नेशनलाइज करके। जो मोदी जी की और अमित शाह जी की और अडानी अंबानी यूसुफ लूलू जी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब जब्त करके दे दी जाएंगी। इतनी सी बात है, कागज मांगने का कौन सा ये तरीका? संगठन है, शाखा चल रही है उनकी देश भर में, देश विदेश में सर। मैं दूसरी बात है कि इनको इग्नोर किया गया है ब्रिटेन में पहली बार, कि इनको जो है यहाँ पर परमिशन नहीं मिलेगी कार्यक्रम करने की। भाई ब्रिटेन से हमें क्या लेना है? हमें भारत का देखना है। भारत में उन्हें कोई कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं मिलेगी, और जो कार्यक्रम करके जो उन्होंने माल कमाया है वो वापस देश को वापस देना है। देश खुशहाल ऑटोमेटिक रात भर में हो जाएगा। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सिक्योरिटी में रिविजन उनको तो क्या डर है उनको? किसी को नहीं, हमें डर है। हम चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भागवत जी सुरक्षित रहें। जेल में चक्की नहीं पिसवानी उनसे, सालों साल तक उन्हें अभी 100 साल तक चक्की पीसनी है। और बहुत सारे लोग मित्र हमारे पूछते हैं चक्की पीसने का प्रावधान नहीं है। चक्की पीसने का प्रावधान है, मुशक्कत होती है। जो लोग जेल के अंदर रहते हैं उन्हें अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, तो चक्की पीसना भी उसमें से काम है। हम चाहते हैं देश को अच्छा अनाज मिले तो उनसे चक्की पिसवाएंगे। राहुल गांधी का जिस तरीके से पिछले दिनों में कहा कि अमित शाह और मोदी को तब तक सोने नहीं देंगे जब तक वो दोनों इस्तीफा न दे दें। और हम उससे आगे बोल रहे हैं कि उनको जेल भिजवा के चक्की पिसवाना ले, जब तक नहीं सोने देंगे उन्हें। और जेल में वो आराम से, क्योंकि सच में चक्की पीसेंगे तो फिर आदमी सोता है थक के, नींद अच्छी। ये हम इंश्योर करेंगे। राहुल गांधी जी को भी अपना पर्सपेक्टिव ठीक रखना चाहिए। इस्तीफा निजात होता है, इस्तीफे से काम नहीं होगा। मुकदमे चलेंगे, जो देश का नुकसान किया है, जो चोरी भ्रष्टाचार किए हैं, वो सब पैसे वापस लाए जाएंगे। आरएसएस के पूरी दुनिया के ऑफिसों को नेशनलाइज करके उनमें जो पैसा खर्च हुआ है वो वापस देश को लाके हमारे देश के नौजवानों के हवाले किया जाए। सर एक फोटो वायरल हो रही मोदी जी के झंडे को लेकर। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी और संघ वाले हमेशा तिरंगे का अपमान करते हैं, इस बार आयरलैंड का झंडा मोदी जी पहन कर आए हैं, क्या कहेंगे? अरे मोदी जी के बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आयरलैंड का है नहीं है। मोदी जी को देखिए, मोदी जी से आप उम्मीद ही करो कि कोई भी वो, ये उन्होंने शायद जान के नहीं किया होगा क्योंकि मोदी जी को ज्यादा समझ तो है नहीं। एक उनका वो बना रखा है भौकाल आर्टिफिशियल, तो अब उनसे कोई भी समझदारी की उम्मीद करना, ये मतलब मुझे हंसी आती है इस बात पे। मोदी जी को हर चीज माफ है। गलती तो हम लोगों की है ना, हमने उन्हें आज तक उस पद पे बैठे रहने दिया जिस पद पे बैठ के वो इजराइल जैसे देश को, जो कि अभी अपने आप में एक लीगल देश भी नहीं है, फादरलैंड बता रहे हैं। इससे ज्यादा मतलब घटिया तरीन बात, मतलब इससे ज्यादा निंदनीय बात दुनिया में कुछ हो सकती है कि भारत में पैदा हुआ हुआ व्यक्ति और भारत के प्रधानमंत्री, भले ही वो ईवीएम के माध्यम से बैठ गए प्रधानमंत्री के पद पे, बैठ के कुछ तो मतलब सभ्रांता आ जाती, कुछ तो समझदारी आ जाती, कुछ तो इज्जत आ जाती उनके अंदर। इजराइल को फादरलैंड बता रहे हैं, उनसे आप क्या उम्मीद करते हो? उनका जिक्र करना मतलब ये हम सब लोगों को भी बीमारी लग जाएगी जो राहुल गांधी जी के सारे स्लीपर सेल्स को है कि राहुल गांधी जी का, मैं बोलता हूं राहुल गांधी जी से एक से बढ़कर एक दूसरे अच्छे लीडर्स हैं, लेकिन मोदी जी और राहुल गांधी के बीच में 100 और 2 का फर्क है। राहुल गांधी 100 और मोदी जी 2। इतना डिफरेंस? इतना तो कम से कम है। ये अलग बात है कि राहुल गांधी जी से ज्यादा समझदार लीडर्स बहुत सारे हैं देश में, लेकिन अगर कंपैरिजन दोनों का किया जाए तो इतना डिफरेंस है। लेकिन उन्हें घसीट के मोदी जी के बराबर स्थापित करने के लिए सारे स्लीपर सेल दिन रात काम करते हैं। अब तो थोड़ी थोड़ी अकल आ रही है राहुल जी को, उन्होंने बोलना शुरू किया है। जो इतने दिन से मैं भी बोल रहा हूँ, बेवकूफी का विश्वगुरु है ही वो, उसमें कोई शक नहीं। और अगर कोई मूर्खता का विश्वगुरु है तो मोदी जी हैं। और वो दुख की बात यह है कि वो भारतीय होने के बाद इतने बड़े मूर्ख हैं। और दुख नहीं है मुझे कोई ज्यादा, मूर्ख हो सकता है, लेकिन भारत में पैदा हुआ व्यक्ति भी इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है, ये है दुनिया का 10वां आश्चर्य। तो राहुल गांधी जी अब बोल रहे हैं ना, मोदी जी मुझसे 5 मिनट में बात करो, मैं कब से बोल रहा हूं उनसे। अब समझ में आ रही है ना धीरे धीरे। स्लीपर सेल से जितने दूर जाएंगे उतने अकलमंद बनेंगे वो। मोदी जी और राहुल जी का कोई कंपैरिजन नहीं है। बड़े बड़े नेता अब पाला बदलने लगे, बाबा रामदेव भी कह रहे हैं, मीडिया भी अब थोड़ा बदली नजर आ रही है। अभी सब आएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा रामदेव बच नहीं सकते, ये ध्यान रख लेना। अब पता लग गया
12 साल बाद पता लगा है कि आरएसएस इंटरव्यू में ये बेईमानी करती है। 12 साल बाद। बेवकूफ है हम लोग। लाइन पे आ जाओ, लाइन पे आ जाओ, सबके लिए है ये, सबके लिए पेश करें। माल क्या पेश कर रहे हैं देश के बच्चों के लिए, जो उन्होंने हजारों लाखों करोड़ मोदी जी के साथ मिलकर कमाए ना। बच्चों को दान कितना दे रहे हैं, जेन जी को दान कितना दे रहे हैं, जेन अल्फा को दान कितना दे रहे हैं। ये तो चुराया हुआ पैसा ही तो है उनके पास भी, उनसे भी तो वापस लिया जाएगा, वो भी तो आरएसएस के आदमी है। बच नहीं पाएगा कोई भी ये सब नाटक करके। पैसा दे, पैसा बच्चों के लिए कह बाबा रामदेव को कम से कम अपनी सारी प्रॉपर्टी में से 99% देना पड़ेगा, जिसपे ये उनके लिए कोई ना कोई अच्छे काम होंगे, हॉस्टल्स बनेंगे, कुछ बनेंगे। इनके सारे जितने भी इन्होंने अपने वो बना रखे हैं ना, सब में बच्चों के लिए पढ़ाई के हॉस्टल बनने हैं। ये भाग नहीं सकते, तो ये नाटक करने से कुछ नहीं होने वाला है। होता है एनजीओ, ये बच्चों के लिए तो करेगा। हाँ, तो उनके बच्चे चलाएंगे ना। रामदेव जी उसमें आके सिर्फ योग सिखाएंगे, उसके अलावा उनका कोई काम नहीं होगा। सिर्फ योग सिखाएंगे, बस ध्यान रख लें। और चू नहीं करेंगे कुछ भी, मुंह से शब्द नहीं बोलने, उन्हें ज्ञान देना नहीं है, योग सिखाना है। वो भी उन्हें इतना अच्छा आता नहीं है, हमारे पास उनसे बेटर योग सिखाने वाले लोग हैं। इतने से बच्चे जो है ना, उनसे अच्छा योग करते हैं। ये नाटक किसी और को दिखाएं। छोटे बच्चों ने लोकल प्रशासन का जीना हराम कर दिया, अपने स्कूल में बुला रहे हैं, डीएम एसडीएम सबको दिखा रहे हैं हकीकत। और जो डीएम एसडीएम जो भ्रष्टाचारी हैं, जो आरएसएस और बीजेपी के और दूसरे भी पॉलिटिकल पार्टीज के भ्रष्टाचार लोग हैं, जीना हराम तो उन बच्चों का इन्होंने किया हुआ है। बच्चे तो अपनी पीड़ा बता रहे हैं, सिर्फ जीना हराम किसने किसका किया है। ये डीएम साहब किस गाड़ी में बैठ के आते पता है आपको, एसी कमरे में। तो जीना हराम उनका हो रहा है, डीएम साहब का, या बच्चों का हो रहा है जिनके सर पे छत ही नहीं है स्कूल की, गिर रही है, छत उनके सर पे गिर रही है। जीना हराम इन लोगों ने बच्चों का किया हुआ है। बच्चे अब सही रास्ते पे आ रहे हैं और उनको सिखा मैं रहा हूं सबको। पहला केस मुझ पे बनाए मोदी जी, प्लीज, मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे। अमित शाह जी, एक गुजारिश है, एक रेड और करा दीजिए ना प्लीज। ये चिंगारी लगाने का क्रेडिट मैं क्रेडिट नहीं, कोई लोगों को अगर देना ही है क्रेडिट, या अगर ये मानसिक नक्सल या जो भी कह लें, देशद्रोही फलाना जो भी है, ये मैं कर रहा हूं। और मैं ये चाहता हूं राहुल जी भी, देश के सभी नेता ये बोले जो मैं बोल रहा हूं, कि हमने किया है, हमें पकड़ो, और किसी को हाथ लगाने की जरूरत मत करना, हमें पकड़ो ना। हम कह रहे हैं, हमारे कहने पे ये सब कर रहे हैं। बच्चे जाके प्रोटेस्ट, 5 साल का बच्चा मेरे कहने पे कर रहा है, जो मुकदमा लगाना लगा। लेकिन वो डीएम, वो एसडीएम, वो स्कूल के अधिकारी एसी कमरों में नजर ना आ जाए हमें, जब तक ये बच्चों के सर पे स्कूल नहीं आ जाते सबके। एसी कमरे में नहीं बैठेगा कोई, ये ध्यान रख लें सब।